पिछले चैप्टर में जो हमारा बैरियर्स टू डिस्पर्सल चल रहा था उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बैरियर्स टू डिस्पर्सल यानी कि प्रकीर्णन में बाधाएं। इस पर जो है पिछले लेसन में डिस्कशन हुआ। प्रकीर्णन में बाधाएं, बैरियर्स क्या चीज़ है वो मैंने बताया था कि कारक जो जंतुओं के प्रवास तथा वितरण को नियंत्रित करते हैं, एक माइग्रेशन को जो है कंट्रोल करते हैं। ये फैक्टर्स जो है वो बैरियर्स कहलाते हैं। अब बैरियर्स भी जो मैंने बताया था पिछले चैप्टर में कि अलग अलग होते हैं। फिज़िकल बैरियर, क्लाइमेटिक बैरियर, बायोलॉजिकल बैरियर, इकोलॉजिकल बैरियर, लिविंग एनवायरनमेंट एज बैरियर, डिस्टेंस एंड टाइम बैरियर और ड्यूरेबिलिटी ऑफ बैरियर। तो ये 7 प्रकार के जो हैं बाधाएं हैं जो जंतुओं के प्रवास को कंट्रोल करती हैं। तो आज इस लेसन में हम लेंगे लिविंग एनवायरनमेंट एज बैरियर और डिस्टेंस एंड टाइम बैरियर। तो लिविंग एनवायरनमेंट जो जिसमें जीव जंतु रह रहे हैं वो भी कई बार जो है बाधाओं का काम करते हैं और जंतुओं के माइग्रेशन को रोकते हैं। जैसे कि जब बहुत कठिन परिस्थितियों में प्रवास करने वाले जंतु बाधा प्रदेशों को पार करने के प्रयास में क्या होता है, कई बार ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ये दूसरे तरह के वातावरण, भौतिक धरातल और जंतुओं के संपर्क में आते हैं। तो उनसे संपर्क में आने से उन दूसरे जंतुओं का आक्रमण होगा, तो इसमें क्या होगा, दोनों की आपस में लड़ाई होगी। चूँकि वो जो दूसरे वाले जंतु हैं वो उस क्षेत्र में रहते हैं, तो उनकी बजाय इनके जो नए जीव जंतु आए हैं एक अलग एनवायरनमेंट में, उनके समाप्त होने के चांसेस जो हैं वो बहुत रहते हैं। इरिंगटन जो एक जोग्राफर थे, उन्होंने मस्क्रैट जंतु की जनसंख्या का जो है अध्ययन किया था और उन्होंने बताया कि युवा जंतुओं ने अपनी सुरक्षात्मक आदतों को छोड़ दूसरे प्रदेश में प्रवेश किया और अन्य परिस्थिति की ये आदतों के कारण वो जो है समाप्त हो गए। तो इनका जो स्टडीज़ थी वो ये एक तरह की मैमेलियन जो है प्रजाति थी जिसका जो छोड़ अपनी उन्होंने उनकी जो सुरक्षात्मक है, हर एक जीव जंतु की अपनी एक आदत होती है जिसके द्वारा वो अपनी सुरक्षा करता है। तो उन्होंने उन आदतों को छोड़ के दूसरे प्रदेश में प्रवेश किया और धीरे धीरे करके वो जाति नष्ट हो गई। इसी तरह से साइबेरिया की जेनिसी घाटी वन प्रदेश है जो कि उत्तर से लेके दक्षिण की ओर फैली हुई है। ये एक विशाल जंगल का क्षेत्र है और ये विशाल जंगलों का क्षेत्र, वुडलैंड जो वहाँ के बर्ड्स हैं उनके लिए एक इकोलॉजिकल बैरियर है। इसमें जो है 11 जातियाँ तो पूर्वी किनारे पर और 11 जातियाँ इसके पश्चिमी किनारे पर रहती, यानी कि इनको जो है ये घाटी एक बैरियर के रूप में है और इनको अलग अलग करती है। लेकिन भारी संख्या में जब इन वनों को साफ़ किया और वहाँ पर मानवीय जो है बसावट हो गई, तो ये जातियाँ जो है बर्ड्स की, जीव जंतुओं की जो जातियाँ, इन्होंने इन क्षेत्रों को पार करके अपने क्षेत्र का जो है विस्तार कर लिया। इसी तरह से उत्तरी अमेरिका का जो मध्य भाग है वहाँ पर जो है गोरे लोग जो है निवास करते हैं। इससे पूर्व जो है उनकी जो आदतें थी, वहाँ पर जो जीव जंतु रहते थे, जब तक गोरे लोगों का बसाव नहीं हुआ था, वो एरिया जो था पेड़ रही था, प्रेरीज वन वाले जंतुओं के लिए पारिस्थितिक बाधा थे। लेकिन जब यहाँ पर दूसरे लोग आके उन्होंने बगीचे लगाए, वनों का विस्तार किया, तो इसमें जो है पश्चिम की तरफ यहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं का विस्तार हुआ। तो इस तरह से जो है मनुष्य
उनको चेंज कर रहा है, उस क्षेत्र को चेंज कर रहा है। अगर वो बगीचे लगा रहा है, अगर वो वन लगा रहा है, तो उनका परिस्थितियाँ बदल रही है, तो वहाँ के जीव जंतु दूसरे क्षेत्र में जो है माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये भी एक जो है बैरियर है। इसी तरह से पूर्वी अफ्रीका की दरार घाटी जो है पक्षियों के प्रकीर्णन में बाधा है। इस घाटी की तली में कुछ स्थान पर कुछ किलोमीटर चौड़ी है, जहाँ शुष्क जलवायु व वनस्पति भी जो है शुष्क है। अतः दोनों किनारों के वनों के पक्षी विभिन्न व उनकी जातियाँ भी अलग अलग पाई जाती हैं। तो एक छोटे से क्षेत्र में अगर कुछ बैरियर है तो उसके दोनों किनारों पर जो होगा वो जातियाँ अलग अलग होगी। तो ये है लिविंग एनवायरनमेंट एज बैरियर। अब आता है डिस्टेंस एंड टाइम बैरियर, यानी कि दूरी और समय भी एक जो है जंतुओं में के प्रकीर्णन में बाधा का काम करता है। अ डिस्टेंस बैरियर इज़ प्योरली जोग्राफिक इन नेचर। इसको हम भौगोलिक बाधा भी मान सकते हैं। दूरी को हम जो है भौगोलिक बाधा भी कह सकते हैं। जैसे क्या होता है, कोई भी एक क्षेत्र किसी भी जाति विशेष के प्रवास के लिए जो है आवश्यक सुविधाएं प्रदान करता है, लेकिन दूरी के कारण दो अलग अलग प्रदेशों में विभाजित हो जाता है और कुछ जातियां अपने जीवन में इस दूरी को पार कर सुविधाओं वाले प्रदेश में नहीं आती। मान लीजिए बहुत दूर दूर हैं, दोनों के लिए सेम कंडीशन वाले हैं। अब उनको एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना है, लेकिन डिस्टेंसेस बहुत अधिक होने के कारण वो नहीं जा पाते हैं। तो डिस्टेंस यानी कि दूरी भी एक बाधा है, लेकिन ये संभव है कि दो स्पीशीज के मध्य वातावरण के परिवर्तन से इन जंतुओं के लिए उपयुक्त हो जाए। कई बार क्या होता है कि बीच की परिस्थितियाँ उपयुक्त होने पर ये जो है माइग्रेट कर जाते हैं, लेकिन अगर ये परिवर्तन की दर, वातावरण में परिवर्तन दर समय और भौगोलिक दृष्टि से सीमित है, तो धीरे धीरे जंतुओं का प्रकीर्णन इन भागों में हो जाएगा। लेकिन स्पीशीज़ का प्रकीर्णन बहुत धीरे है, माइग्रेशन बहुत धीरे है, तो वह पीछे रह जाएंगे और दूरी एक बाधा के रूप में होगी। तो द लार्जर द न्यूली अवेलेबल एरिया एंड द स्लोअर द रेट of dispersal of the animal, the longer the distance barrier will last। अतः दूरी कारक विषय से संबंधित है। कॉलोराडो डॉग्स 1930 तक यूरोप के पूर्वी मध्य भाग तक सीमित थे, लेकिन 1960 तक ये पक्षी अधिकांशतः यूरोप, ब्रिटिश द्वीप समूह और स्कैंडिनेविया तक फैल गए और वर्तमान में दो उत्तरी अमेरिका मैमल ऑप्सम और आर्मेडिलो ने भी अपनी सीमाओं में विस्तार किया है। ऑप्सम प्रशांत तटीय भागों में बसाए गए थे, जहां उन्होंने अपनी जनसंख्या में वृद्धि की और क्षेत्र में भी विस्तार किया, लेकिन आर्मेडिलो के विस्तार में मनुष्य ने भी सहायता की। जहां इस जंतु को फ्लोरिडा में मनुष्य द्वारा ले जाया गया, तो वहां भी इसने अपने क्षेत्र में वृद्धि की। तो स्पीशीज़ के अविच्छिन्न यानी कंटिन्यूअस वितरण क्षेत्र में भी दूरी बाधा को देखा जा सकता है, लेकिन दृष्टि विषय से संबंधित है, न कि सामान्य प्राणी भूगोल से। सीवॉल्ड राइट्स की संकल्पना आइसोलेशन बाय डिस्टेंसेस प्रदर्शित करती है कि अविच्छिन्न जनसंख्या जो छोटी इकाइयों में है तथा स्थानीय वातावरण के साथ सामंजस्य किए है, कम दूरी पर स्थित अपने पड़ोसी जंतुओं के स्वतंत्र मिलन में बाधा उत्पन्न करती है। अतः दूरी के अंतर्गत भौगोलिक कारकों के अतिरिक्त पारिस्थितिक कारक, उपयुक्त दशाएं, जातियों की आदतें भी सम्मिलित की जाती है।